डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको देश और दुनिया के तमाम ऐसे खबर आपके सामने लेकर आता हूं जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, विश्व धरोहर समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व धरोहर समिति यूनेस्को की एक समिति है। दूसरा कथन है, भारत विश्व धरोहर समिति का एक सदस्य है। तीसरा कथन है, भारत की कुल 100 साइट्स विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? चलिए इसका व्याख्या जानते हैं और जानेंगे साथ ही साथ कि आखिर इनमें से कोई ऑप्शन अगर सही है तो आखिर वो क्यों है, बहुत ही विस्तार से हम जानेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, केवल दो इसका सही है। और आखिर दो सही है तो क्यों है, और एक गलत है तो वो क्यों गलत है। वीडियो में अगर आप पहले टाइम विज़िट किए हमारे इस चैनल पर तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं। भारत 21 से लेकर 31 जुलाई तक नई दिल्ली स्थित भारत के मंडप में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी करेगा। विश्व धरोहर समिति संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक अनुसंधान यानी यूनेस्को की एक समिति है, इसलिए कथन जो एक है ये सही है। भारत, अल्जीरिया और कोलंबिया, जर्मनी, जापान, मलेशिया, कतर, सेनेगल और सर्बिया के साथ विश्व धरोहर समिति का सदस्य, अतः कथन जो दो है ये भी सही है। अगला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि पिछले दशक में भारत में जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, और होयसल है जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ के पवित्र स्थल सहित 12 स्थलों को जोड़ा और अब इसकी जो विश्व धरोहर के संभावित सूची है उसमें हमें 57 स्थल देखने को मिल रहा है। जो प्रश्न है उसमें बताया गया था कि भारत में टोटल 100 स्थल है जो कि यूनेस्को की संभावित सूची में सम्मिलित है, इसीलिए ये जो कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि छत्रपति शिवाजी ने वाघ रख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो छत्रपति शिवाजी जो कि काफ़ी एक महान राजा हुआ करते थे, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी नीचे दी गई है, आपको बताना है। तो जो छत्रपति शिवाजी है यह एक मध्ययुगीन हथियार है। तो यहाँ पर एक्चुअल में बताया जा रहा है छत्रपति शिवाजी के जो वाघ नग है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो नग है ये मध्ययुगीन एक हथियार है जिसका उपयोग व्यक्तिगत रक्षा और गुप्त हमलों के लिए किया जाता था। अगला कथन है कि इसका इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सेनापति अल्फज खान को मारने के लिए किया था। अगला कथन है कि इसे त्वचा और मांस को आसानी से काटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताना होगा। चलिए जानते हैं कि केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं, इनमें से इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। स्पष्टीकरण जान लेते हैं। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक वाघ नग को 7 महीने के लिए सतारा संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है, जिससे उसकी 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में लाया गया था। वाघ नग, जिसे बाघ के पंजे के रूप में भी जाना जाता है, एक मध्ययुगीन हथियार है जिसमें दस्ताने या बाघ पर घुड़सवार ब्लेड लगे होते हैं, जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत रक्षा और गुप्त हमले के लिए किया जाता है, इसलिए कथन जो एक है आपके सामने सही रहेगा। अगला है, वाघ नग का प्रयोग छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर में जो आदिल शाह था वहाँ के जो साम्राज्य थे सेनापति अफजल खान को मारने के लिए उपयोग किए थे, और इस हथियार को त्वचा एवं मांस को आसानी से काटने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए कथन 2 और जो 3 है वो सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। इसमें 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीश होते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका व्याख्या जान लेते हैं, साथ ही साथ इसका उत्तर भी हम देखेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। स्पष्टीकरण चलिए जानते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने
पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में इज़राइल की उपस्थिति को अवैध घोषित किया तथा जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच लड़ाई हो रहा है तो इज़राइल की स्थिति को क्या कहा कि ये अवैध स्थिति है तथा पश्चिमी तट और गाज़ा में उसकी बस्तियां बसाने की नीति को भी गैरकानूनी माना। संयुक्त चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि इसकी राजधानी द हेग में स्थित है, इसका एक संयुक्त राष्ट्र यूएन का ही एक अंग है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये यूएन का क्या है, एक अंग है, इसलिए जो कथन एक है ये सही है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपने सदस्यों के बीच भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है, इसलिए जो कथन 2 है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा था क्या ऑप्शन में कि इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है। जी नहीं, इसका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, प्रकाशम बैराज विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। कथन 2 है, प्रकाशम बैराज का निर्माण वर्ष 1954 और 1957 के बीच कावेरी नदी पर किया गया था। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है तथा जो कथन 2 है कथन 1 का सही व्याख्या कर रहा है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा जो कथन 2 है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आपको बताना है कि ऑप्शन सी कथन 1 सही है किंतु जो कथन 2 है गलत है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं। हाल ही में जल संग्रह क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण कृष्णा नदी पर स्थित प्रकाशम जो बैराज है वहां पर बाढ़ की स्थिति हमें देखने को मिली है। प्रकाशम बैराज विजयवाड़ा यानी आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है, इसीलिए जो कथन 2-1 है वो सही है। अगला है, प्रकाशम बैराज का निर्माण कृष्णा नदी पर वर्ष 1954 और 1957 के बीच किया गया था। बैराज का नाम जो वहाँ का राज्य के मुख्यमंत्री था प्रकाशम, उसके नाम पर किया गया था। उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। यह कृष्णा के लिए कृष्णा डेल्टा में पानी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करके रखता है तथा विजयवाड़ा शहर को गुंटूर शहर से जोड़ने वाले पुल के रूप में भी ये काम करता है, इसीलिए जो कथन 2 है ये गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में समाचारों में रहे जो नमी नामक यंत्र है इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही नहीं है। इस उपकरण का उपयोग अनाज और तिलहन की कमी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। इसकी सटीक जो रीडिंग है वस्तुओं को सुरक्षित करने और ख़राब होने की जोखिम को कम करने में मदद करती है। कौन से कथन सही आपको बताना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी सब ही सही है। हाल ही में भारत सरकार ने अनाज और तिलहन की नमी के स्तर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले नमी मापक यंत्र के लिए मसौदा नियमों पर चर्चा की। नमी मानक यंत्र एक विशेष उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न पदार्थों विशेषकर अनाज और तिलहन की नमी की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नमी मापक यंत्र वस्तुओं को सुरक्षित रखने और ख़राब होने के जोखिमों को कम करने में मदद करने के लिए सटीक रीडिंग प्रदान करता है। अतः जो कथन 2 है और 1 है दोनों ही सही है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो हो जाता है समाप्त। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर हमारी मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। इसका नोट्स आप ज़रूर बनाइए और अगर PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़कर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं।